जैसे बच्चों को मोटिवेशन आता है सैलरी सुन के, तो जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है किसी भी स्टार्टिंग वाले बंदे की कि उसको इतने मिल जाएंगे? ये तो बड़ा वेरिड क्वेश्चन है। जैसे इंजीनियर्स के लिए होता है कि आप कोई एक स्टैंडर्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते। अच्छा। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड ब्रैकेट नहीं लगाया जा सकता। तो सर एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है कि जो सीए है वो थोड़ा सा ना टैक्सेशन से रिलेटेड है। इसमें कुछ खराब है ही नहीं, ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। आप जो इनकम कमाते हो उस पे आप इनकम टैक्स पे करते हो, वो आपको पे करना भी चाहिए। ठीक है, इनकम पे सब लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। कब तक चलेगी? आप आज की डेट में भारत सरकार जो है वो 800 मिलियन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। हाँ, वो कोविड टाइम से चल रहा है अभी तक। 80 करोड़ लोग भारत में आज भी ऐसे हैं जो कि 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको फ्री में मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम इकोनॉमिकली ग्रो भी कर रहे हैं। अब जिनको आप मुफ्त में अनाज बांट रहे हो आज की डेट में, उसकी कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? आप और हम जैसे लोग, टैक्स पेयर। बट सर गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने इतनी सारी स्किल इंडिया क्रिएशन, ठीक है, और आपका मेक इन इंडिया, वो उसी टर्म्स पे स्टार्ट तो की थी ना कि ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। भाई आप ये देखिए ना, आप गवर्नमेंट का 10 साल का ग्राफ देखो। 10 साल हुए गवर्नमेंट को। 2014 में जो आप स्कीम्स का नाम बता रहे हैं 2014, 15, 16 में आई है। 2024 में हम बैठे। तो सर आप इंडिया का फ्यूचर कैसे देखते हैं? सुपर पावर इंडिया ऑलरेडी है सुपर पावर। ये इट्स आगे आने वाले टाइम और आगे जाएगा इंडिया, जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता इंडिया को। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मुकुल डागर शो पे, जहां पे आपको पता है कि हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है स्टूडेंट के सेंट्रिक। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और इनसे ही हम ये जानेंगे कि हमारा जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली को हैम्पर कर रहा है और इंडिया की ग्रोथ में वो एक बाधा डाल रहा है। तो मेरे साथ हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो साथ में एक यूपीएससी एजुकेटर भी हैं। तो आई वेलकम आयुष सांगी सर। थैंक यू मुकुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर मेरा पहले ही क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और सीए का जो करियर है वो एक ड्रीम करियर माना जाता है, तो कोई बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करे? देखिए, सीए मैंने हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। ठीक है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। तो सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन जो स्टूडेंट्स को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा वो ये है कि आप ये ना समझें कि अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं तभी सीए कर सकता हूं। अच्छा, अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी कोई है, मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड से भी है, तो भी वो कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। और सेम चीज कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी अपने आप को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करके सीए बन सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोई मुश्किल कोर्स नहीं है। इट कैन बी ऑप्टेड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट उसे ऑप्ट कर सकता है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सीए एक मेरिट बेस्ड कोर्स है। शायद आपको ये बात ना पता हो, सीए इकलौता ऐसा कोर्स है मेरी नॉलेज में जिसमें रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, देयर इज नो रिजर्वेशन। पूरी तरीके से आप मेरिट पे बनते हो, अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और तीसरी चीज ये है कि सीए एक बहुत चीप कोर्स है, मतलब इट इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। जैसे मैनेजमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है, उस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा आपको कॉवेटेड डेजिग्नेशन मिलता है जहां पे इंस्टीट्यूट की बड़ी नॉमिनल से फीस रहती है। ठीक है। अगर आप कोचिंग हटा दे तो इंस्टीट्यूट को जो आप पैसा देते हो, रजिस्ट्रेशन फीस और ये सब फीस बहुत कम रहती है। तो अगर आप मेहनती है और आप कमिटेड है तो डेफिनेटली आप सीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अपने बैकग्राउंड को, चाहे आर्थिक तौर पे हो या किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम के तौर पे हो, उन चीजों को नजरअंदाज करके भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमने जाना कि कोई भी बैकग्राउंड का सीए बन सकता है स्टूडेंट। तो सर आपने जब सीए की प्रिपरेशन करी होगी तो आप स्टूडेंट को बताना चाहोगे कौन कौन से रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये यूज करने ही पड़ेंगे इस करियर में, मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे, जो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सीए क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है तो उसमें आप बड़े बेसिक सोर्सेज जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, जो अकाउंटेंसी की है या बिजनेस स्टडीज की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है,
तो इन सारी किताबों पे सबसे पहले फोकस करें। इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी किताबें हैं, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें। अगर आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल की जो कॉमर्स की नॉलेज है, अगर वो आपकी परफेक्ट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो जो सीए का पहला पड़ाव है, जब मैंने दिया था उस टाइम पे उसे सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते थे, ठीक है। तो वो जो पड़ाव है वो आपका एनसीईआरटी बेसिस की नॉलेज के ऊपर हो सकता है। ठीक है। वो ऑब्वियसली बात है, वो चेंज होता रहता है, जैसे आज की डेट में भी नई चीजें आ गई है, सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। इंग्लिश जैसे कि कंपलसरी हो गया है, तो आप, और फॉर्मेट बदल गया है, एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट हो गया है। पहले उसके पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, जब मैंने ज्वाइन करा तो एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट हुआ करता था, अब भी एमसीक्यू टाइप ही मेंटेन्ड है। तो वो चीज आप फर्स्ट स्टेज के लिए उतना आपके लिए जरूरी है करना। ठीक है। तो सर, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो सीए के अलावा भी कोई ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो वो अपने लिए देख सकते हैं फॉर हायर ग्रोथ इन द फ्यूचर? बिल्कुल देख सकते हैं। तो बताना चाहोगे? पोस्ट क्लास 12, जहां पे आपने कॉमर्स, मान लीजिए आपका बैकग्राउंड है जैसा आपने कहा, ठीक है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए अदर देन सीए कॉस्ट अकाउंटेंसी है, जैसे सीएमए कहा जाता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहा जाता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं वो सेकंड या थर्ड ईयर से कैट की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो कैट के लिए अपेयर करके वो एमबीए ज्वाइन कर सकते हैं। बीकॉम के बाद वो एमकॉम कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं किसी एक आर्ट्स के सब्जेक्ट में, जिसके बेसिस पे पीएचडी कर सकते हैं। ऑप्शंस तो खैर बहुत सारे हैं, ऑप्शंस की तो कमी नहीं है। और ये सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब मेरे अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, मेरे नोन सर्कल में स्टूडेंट्स ने अलग अलग जो है रास्ते पकड़े हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो सर, एक सीए बनने में कितना टाइम लग जाता है? भाई, अगर आप सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते चले तो आपको रफली 4-4.5 साल तक लगने चाहिए। अगर आपने प्रॉपर पूरी आर्टिकलशिप करी है और सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, रफली 4.5 ईयर्स तक सीए हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना हमेशा सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अगर मान लीजिए किसी का अटेम्प्ट लगता भी है, तो सीए में एक अच्छी बात यह है कि आपको हर 6 महीने में अटेम्प्ट होते हैं, मतलब साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं। तो आपका अभी नहीं हुआ तो 6 महीने बाद दोबारा है, तो अपने आप को रिडीम करने का आपको जो है एकदम से ही ऑप्शन मिल जाता है। रिजल्ट आते ही फिर आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, अगला अटेम्प्ट आपको सामने नजर आता है। 2.5-3 महीने बाद आपको एक अटेम्प्ट और नजर आएगा। ठीक है। तो अभी आपने आर्टिकलशिप के बारे में बात करी, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब आर्टिकलशिप एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कंपलसरी ट्रेनिंग है। अच्छा। और वो करनी पड़ती है जब आप स्टूडेंट फेज में होते हैं, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उसी दौरान आर्टिकलशिप करना कंपलसरी होता है। वो एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, क्या आपको ऑन द जॉब चीजें सीखनी होती है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। तो बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? 2 काम होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ठीक है। मतलब ये प्राइमरी काम होते हैं, इसके सिवा लॉ, टैक्सेशन, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन प्राइमरी काम जो है वो है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एक सीए स्टूडेंट जो है वो कम से कम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से तो अब्रेस्ट हो, उसको ये चीजें पता हो। ठीक है। अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे मतलब आपके खर्चों को अकाउंट कैसे करा जाता है, आमदनी को, बेसिकली देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे अरेंज करा जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, ये तो अकाउंटिंग होती है। तो ये सीखो आप, एक्सपेक्ट करा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। तो आप जिस तरीके से एक मेडिकल स्टूडेंट जो होता है वो जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है, एमबीबीएस कर रहा होता है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में। सिमिलरली एक सीए स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। तो आप अकाउंटिंग जाने और फिर जो अकाउंट्स तैयार हुए हैं, जो बैलेंस शीट की फिगर्स आती है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, वो सारी की सारी आप रिव्यू करना जाने कि क्या वो चीज सही कैलकुलेट हुई है, क्या उसका रिव्यू ठीक है, आप वो रिव्यू में निकल कर आएगा, उसको ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिटिंग आप करें और उससे आप ये निकालें कि किस तरीके से फिगर्स पे पहुंचा गया है, क्या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या चीटिंग तो नहीं हुई है उसमें। ठीक है। तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है। तो एक बार जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कहीं इंटर्नशिप की जरूरत पड़ती है या आपको डायरेक्टली जॉब मिल सकती है उसके बाद? इंटर्नशिप आप सीए फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले पूरी करते हैं। ठीक है।
तो इंटर्नशिप जो है वो आपकी हो जाती है। ठीक है। एक बार आप क्वालिफाई कर गए, हाँ। उसके बाद आपको प्रॉपर जॉब ही मिलती है। ठीक है, प्रॉपर जॉब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको जॉब मिलती है। मतलब आपका काम होता है फिर अकाउंटिंग या ऑडिटिंग, डिपेंडिंग आप किस चीज को ज्वाइन करते हैं। तो सर जैसे बच्चों को मोटिवेशन आता है सैलरी सुन के, तो जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है किसी भी स्टार्टिंग वाले बंदे की कि उसको इतने मिल जाएंगे? तो ये तो बड़ा वेरिड क्वेश्चन है। जैसे इंजीनियर्स के लिए होता है कि आप कोई एक स्टैंडर्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते। अच्छा। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड ब्रैकेट नहीं लगाया जा सकता। इसमें कई इंडियन फर्म्स का ब्रैकेट अलग होगा। ठीक है। नहीं फिर एमएनसीज का ब्रैकेट अलग होगा, एक एवरेज कंसल्टिंग का ब्रैकेट अलग होगा, इंडस्ट्री का ब्रैकेट अलग होगा। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करता है, कॉर्पोरेट मतलब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसका बिल्कुल अलग पैकेज होगा। ठीक है। कोई कंसल्टिंग ज्वाइन करता है जो बड़ी फैंसी जॉब मानी जाती है, जिसमें मैं भी था 4-5 साल, तो वो एक अलग पैकेज माना जाता है, तो उसका एक अलग पैकेज होता है। तो सब अलग अलग है। तो मतलब अच्छा कमा सकता है स्टूडेंट? बिल्कुल अच्छा कमा सकता है जी। ठीक है। आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ड्रीम जॉब है, एक बड़ा कॉवेटेड डेजिग्नेशन है, तो आप उसमें बहुत अच्छा कमा सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है। तो सर ये तो हमने बात करी कि कैसे स्टूडेंट अपना करियर स्टार्ट कर सकता है एज अ सीए, और हमने उसमें जाना कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो सर एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है कि जो सीए है वो थोड़ा सा ना टैक्सेशन से रिलेटेड है। आज के टाइम पे जिस हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है, कोई एक सैलरीड इंडिविजुअल है वो अपने सैलरी पे टैक्स भी दे रहा है, उसके बाद वो कुछ भी परचेज करता है उस पर भी उसको जीएसटी देना पड़ रहा है। तो ये कैसे रिफॉर्म लाके हम इसको ठीक कर सकते हैं? इस पे आपके क्या विचार है? मतलब इसमें कुछ खराब है ही नहीं, ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। आप जो इनकम कमाते हो उस पे आप इनकम टैक्स पे करते हो, वो आपको पे करना भी चाहिए। ठीक है। इनकम पे सब लोगों को टैक्स पे करना चाहिए, तो वो इनकम टैक्स हो गया। ठीक है। और जो आप कंजम्पशन करते हो, मतलब जो खाते पीते हो, कपड़े पहनते हो, ट्रैवल करते हो, पेट्रोल भरवाते हो, तो ये सारी चीजें जो है इस पे इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी लगता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर सर दो बार उसका टैक्स कट रहा है ना। देखो, एक तो उसने अपनी सैलरी पर ऑलरेडी टैक्स कटवा दिया है, बिल्कुल सही। अब जो उसकी जो अब सैलरी बची है भाई, जब उसकी जो सैलरी बची है उस पे तो उसका टैक्स नहीं लगना चाहिए ना। इसके लिए आपको नेचर ऑफ टैक्स समझना पड़ेगा। ठीक है। नेचर ऑफ टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम इनकम पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप कंजम्पशन पे करते हो, जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो तब है अगर आप कोई गुड्स कंज्यूम करोगे। तो अगर आप कोई गुड कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो गुड कंजम्पशन पे और सर्विस कंजम्पशन पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सिर्फ कंजम्पशन पे करा जाता है। अब आपका सवाल आंसर करते हुए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही टाइप के टैक्सेस हर कंट्री में लागू होते हैं। ठीक है। और मतलब इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज को जिस तरीके से बनाया गया है और जिस प्रोसेस से वो होते हुए निकला है, उस पे भी एक टैक्स बनना चाहिए जो कि टैक्स सरकार लेती है, और वो टैक्स ठीक है, लेजिटिमेट है। ठीक है। तो सर अभी आपने जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, तो इंडिया का डायरेक्ट जीडीपी टैक्स रेशियो 6% के आसपास है, जो वर्ल्ड के एवरेज से कम है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे पॉलिसी में कुछ मतलब पॉलिसी में कुछ इशू है या हमारे सिस्टम की फेलियर है? कुछ दोनों है। दोनों है, बिल्कुल दोनों है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स लगता है इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स के ऊपर, मतलब बेसिकली वो टैक्स लगता है इनकम के ऊपर। ठीक है। अगर आपकी इनकम है तो इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो कायदे से जितने लोग इनकम कमा रहे हैं सब लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि इनकम कमाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से टैक्स पे करने वाले बहुत कम लोग हैं। जैसे कि 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, जिसमें से रफली जो इनकम के ब्रैकेट में आते हो, जो एज ग्रुप अगर हम लगाएं, एज ग्रुप जो है वो 18 to 54 एज ग्रुप लगाएं, तो उसमें 70-80 करोड़ लोग आ जाएंगे 18 साल की आयु से लेकर 54-55 वर्ष की आयु तक। तो
अब 70-80 करोड़ लोग आते हैं, इतने लोग अज्यूम करते हैं इसमें से 70% लोग काम कर रहे होंगे, 80 करोड़ में से 70% लोग काम कर रहे होंगे, रफली 56 करोड़ के आसपास हुए, ठीक है, हम 50 करोड़ मान के चलते हैं। अब अगर इतने लोग काम कर रहे हैं, इसमें से सरकार ने लेजिटिमेटली मतलब कानूनन तौर पे एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स से एग्जेम्प्ट करा हुआ है, मतलब किसान को टैक्स नहीं भरना है। अब किसानों की जनसंख्या कितनी है? पूरे भारत में 45% किसान है, 45% फार्मिंग कम्युनिटी है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बड़े फार्मर्स सबको मिला के। तो अगर आप किसानों की संख्या निकाल दें तो आपके पास जो सर्विस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, वो बचेंगे मेरे ख्याल 15 से 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग बचेंगे। अब 20 करोड़ लोग अगर बचते हैं और 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इनकम कमाते हैं, लेकिन उसमें से इनकम टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो हार्डली 3 करोड़ है। अच्छा, 3 करोड़ के आसपास ही लोग हैं। तो अगर 17 करोड़ लोग जो है वो इनकम कमाने के बावजूद अगर टैक्स के दायरे से बाहर है, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। अच्छा, या जानबूझ के मतलब विलिंगली गवर्नमेंट इसे नजरअंदाज करती है, ठीक है, कि हम इनसे टैक्स नहीं लेंगे, या अगर ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी जैसे मैंने डाटा भी देखा था कि लाइक हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है, और जैसा अभी आपने बताया कि नियर बाय 1% के आसपास 2 से 2.5%, हाँ, 2 से 2.5% के आसपास पॉपुलेशन हमारी टैक्स भरती है। तो सर जो पॉपुलेशन वो टैक्स भर रही है, तो मुझे लगता है कि उन पे ज्यादा बर्डन है, क्योंकि उनको जो टैक्स नहीं भर रही है उनका भी बर्डन उठाना पड़ रहा है। तो इसमें कुछ रिफॉर्म हम ला सकते हैं। देखिए, कंपेयर करते हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज से। बिल्कुल, टॉप 10 इकोनॉमीज में इंडिया आती है। इंडिया 5वें नंबर पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। अगर आप रेट ऑफ टैक्स देखोगे भारत का, तो भारत में जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो 33% है। ठीक है। उसके ऊपर सरचार्ज सेस जो बहुत हाई इनकम इंडिविजुअल्स है वो बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन वो भी अगर लगा लो तो 34-35% बैठता है, 34-35%। तो वेस्टर्न इकोनॉमीज में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, कनाडा में जो टैक्स रेट है वो 45-50% के आसपास है इनकम टैक्स पे। इनकम पे टैक्स जो लगता है वो 45-50% है, और भारत में वो 33-34% है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में बहुत ज्यादा टैक्स रेट है। ठीक है। टैक्स रेट जो है अगर ग्लोबल वेस्टर्न इकोनॉमी से कंपेयर करोगे तो कम ही है, बहुत हाई नहीं है। तो आपका ये जो सवाल है कि जो टैक्स भर रहे हैं वो क्या उनका भी बर्डन बेयर कर रहे हैं, शायद इसका सवाल मतलब इसका जवाब जो होगा वो मेरी तरफ से तो ना होगा। अच्छा। क्योंकि टैक्स रेट उतना ज्यादा नहीं है इंडिया में। अगर हम किसी और सोसाइटी में रहते तो वहां पे मैं उतनी इनकम पे 45% टैक्स भरता। ठीक है। यहाँ पे मैं 33% भर रहा हूँ, तो टैक्स का बर्डन तो मेरे ऊपर ज्यादा नहीं है। ठीक है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। जीएसटी 100% लोग देते हैं। ठीक है। क्योंकि जो कंजम्पशन करता है वो जीएसटी देता है। अब मान लीजिए ये माइक है, ये माइक जितने लोग खरीदेंगे इस माइक के अंदर टैक्स का अमाउंट होगा, वो सब लोग पे करेंगे। दूध है वो सब लोग खरीदते हैं, तो सब उस पर टैक्स पे करते हैं। ठीक है। एक पेन पेंसिल है लिखाई के लिए, रजिस्टर, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं सब टैक्स पे करते हैं। फोन का बिल ले लीजिए, उस पर जीएसटी लगता है, सब टैक्स पे करते हैं। तो जो जीएसटी भर रहे हैं उनके ऊपर बर्डन है, और जीएसटी सब लोग भर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली बर्डन जो है टैक्स का वो सब लोगों पे है, और उसके जो बेनिफिशियरी है वो मेजरली वो लोग हैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे आते हैं। ठीक है। यानी कि बीपीएल और मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन और मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, उन लोगों को उसका बेनिफिट भारत सरकार देती है। बट सर, जैसे अभी आपने बात करी कि अगर हम उनको वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स ज्यादा नहीं है। बट मेरा कहने का सेंस ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में वो वहां पे फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड कर रही है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको दे रही है, एजुकेशन फैसिलिटी आपको दे रही है, और आप उसका बेनिफिट राइप कर रहे हैं। बट इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे फैसिलिटी कहाँ है? देखिए, इंडिया में फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी हम लोग यूज नहीं करते। इंडिया में भी आपकी एजुकेशन फ्री है, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दीजिए, और स्कूल्स की क्वालिटी भी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है। जैसे केंद्रीय विद्यालय हुए, क्वालिटी एजुकेशन इज वेरी गुड, और फैसिलिटीज भी अच्छी है वहां पे।
नवोदय विद्यालय जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के, वो भी स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के भी स्टूडेंट्स जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट सर वो लिमिटेड भी तो है ना, वो हर कोई तो उसमें नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसका एक जैसे केवी में बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए तभी आपका एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और भी म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, कई सारे स्कूल्स हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आती है कि हमें ये लगता है कि प्राइवेट एजुकेशन अच्छी है और प्राइवेट एजुकेशन में एक्सपोजर ज्यादा है। प्राइवेट एजुकेशन में जो फायदा मिलेगा हमारे बच्चे को वो सरकारी स्कूल से ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम प्राइवेट एजुकेशन में भेजते अपने बच्चों को। अब आते हैं हेल्थ के सेक्टर पे। हेल्थ का सेक्टर ऐसा है कि सरकारी अस्पताल है, आप एम्स जाइए, टोकन लीजिए सुबह जाके, उसके बाद आप ओपीडी में जाके दिखा लीजिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी आपको सब्सिडाइज बेसिस पे मिल जाएंगे, दवाइयां भी मिल जाएंगी, सारी स्कीम्स है भारत सरकार की। लेकिन हम उतना टाइम नहीं लगाना चाहते। ठीक है, उतना टाइम लगाओ, लाइन में खड़े हो, टोकन लो, उसके बाद जाके जो है आप जी ओपीडी में दिखाइए, जबकि क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड एम्स इज वेरी गुड। एंड फॉर दैट मैटर एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप जाओ, डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। लेकिन हम फिर भी प्राइवेट में जाते हैं, हम फीस देंगे जो भी 500-1000 की फीस होगी, हम वो फीस देंगे, उसके बाद वो टेस्ट बताएंगे तो हम प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे जो ट्रीटमेंट होगा, दवाइयां भी पूरे रेट पे खरीदेंगे। तो हमारी आदतें हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर और प्राइवेट एजुकेशन को यूज करना। और उसके बाद ये है कि इंडिया में बेसिकली रिटायरमेंट के लिए आपको कोई सुविधा नहीं है, स्पेशली उसको जो टैक्स पेइंग सिटीजन है, डायरेक्ट टैक्सेस जो दे, मिडिल क्लास हो गया या अपर क्लास हो गया। अपर क्लास को उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो काफी वेल ऑफ होते हैं। मिडिल क्लास को उसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, जिनको अपने नौकरी के टेन्योर के दौरान, मान लीजिए नौकरी उसकी शुरू हुई जब वो 25 साल का था, 60 साल में रिटायरमेंट है, तो इन 35 साल में उसे एग्जिस्टिंग अपना जीवन काल देखना है, अपने बूढ़े माँ बाप को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई देखनी है, उनकी हायर एजुकेशन देखनी है, बच्चों की बेटियों की शादी देखनी है, और उसके बाद अपना भी रिटायरमेंट देखना है। बिल्कुल, वो सारी चीजें देखनी है, और सारी चीजें अपनी जितनी वो इनकम कमाता है उसी में देखनी है। अब जब आपको सब कुछ उसी में देखना है, तब फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें टैक्स की एवज में क्या मिल रहा है। बिल्कुल, ना तो हमें रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल, ना हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, ना हम पब्लिक की हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेल कर पा रहे हैं, तो हमें टैक्स देके मिला क्या। तो डिसकॉन्टेंट जो है वो उन लोगों के दिमाग में है जो अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल, और उनको एक्सचेंज में कुछ मिलता नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सर अभी एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो इंडिया की 77% इनकम को एक्यूमुलेट करती है, और जो बॉटम की 60% है उनके पास जस्ट 4.6% की वेल्थ एक्यूमुलेशन है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, तो इससे हमें ये पता तो लग रहा है कि इनकम डिस्पैरिटी तो है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? देखिए, इनइक्वालिटी दुनिया की सच्चाई है। इनइक्वालिटी, एक आपको मैं बताता हूँ, कैश द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब है, और कई सारी मनी पे किताबें लिखी गई है। रिच डैड पुअर डैड है, और साइकोलॉजी ऑफ मनी है, कैश फ्लोज के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, मैंने कई किताबें पढ़ी है। एक बड़ा अच्छा एक कहानी थी एक किताब में, उसमें यह कहा हुआ था कि अगर मान लीजिए आज एक इकोनॉमी में 100 लोग रहते हैं और टोटल मिला के पूरी इकोनॉमी की जीडीपी जो है वो 100 रुपीज है, 100 लोग रहते हैं और 100 रुपीज है। अब जरूरी तो नहीं है कि 100 लोगों के पास सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा हो, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। अब जो जीडीपी है, यानी कि जो नेशनल इनकम है पूरी इकोनॉमी की, 100 रुपीज आपने सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी कि सब लोगों को कितना मिल गया? 1-1 रुपए मिल गया। 100 रुपीज, 100 पीपल, एवरी वन गॉट 1 रुपी ईच, सबको 1 रुपया मिल गया, आपने बांट दिया। इसको बोलते हैं सोशलिज्म, या बोला जाए मार्क्सिज्म, कि आपने मार्क्सिस्ट मेंटालिटी अडॉप्ट कर ली, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। ठीक है, 2, 3, 4, 5 साल में वो वेल्थ जिन लोगों से निकली है उन लोगों के पास आपको वापस जाती हुई नजर आ जाएगी। तो अगर बिल गेट्स के पास से $100 बिलियन है और $100 बिलियन यूएस की इकोनॉमी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो 4-5 साल के बाद वो वापस आपको बिल गेट्स जैसे इंसान के पास जाता हुआ दिख जाएगा, वो वापस आपको मुकेश अंबानी टाइप इंसान के पास जाता हुआ दिख जाएगी वेल्थ। बिल्कुल, शिव नारायण मूर्ति हो गए, जितने भी बड़े बिजनेसमैन है उनके पास जाती हुई दिख जाएगी। क्यों?
क्योंकि जिन लोगों से वेल्थ निकली है उन लोगों को वेल्थ कमानी आती है, ठीक है, और जिन लोगों को वेल्थ नहीं संभालनी आती या वेल्थ के साथ जो डिसिप्लिन नहीं है वो लूज कर जाएंगे। ठीक है, आपने आज उनको 1 रुपया दिया, कल उनके पास वो 50 पैसा बचेगा, परसों 10 पैसा बचेगा, नरसों वो वापस उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे वो थे। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी ये है कि जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी सोसाइटी में आप कितनी भी कोशिश कर लो हमेशा रहेगी, क्योंकि जो लोग जिनके पास पैसा होता है उनको पैसा कमाना आता है, इसलिए उनके पास पैसा होता है। ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको पैसा कमाना नहीं आता, दे डोंट नो हाउ टू मेक मनी, विच इज वाई उनके पास वो हमेशा एक निचले स्तर पे दिखते हैं। इसलिए डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है बना हुआ है और ये हमेशा रहेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपके सवाल पे आते हैं कि सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। सरकार ऑलरेडी कर रही है, गवर्नमेंट, दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स कर रही है। ठीक है, दुनिया की सारी गवर्नमेंट, जैसे मैं बोलता हूँ रॉबिनहुड अप्रोच को अडॉप्ट करती है। रॉबिनहुड अप्रोच का मतलब क्या है कि अमीर से लो और गरीबों में दो, ठीक है, जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी तो हर गवर्नमेंट करती है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट भी जो टैक्स के रूप में लेती है, टैक्स कौन दे रहा है? जो कमा रहा है, यानी कि जो एक अपर क्लास आदमी है, जो अमीर आदमी है, जो रिच क्लास में आता है, मिडिल क्लास में आता है, वो टैक्स भर रहा है। ठीक है, और वो टैक्स भर रहा है, उस टैक्स को आप सब्सिडीज के रूप में जो है गरीबों में बांट रहे हैं, गरीबों में दे रहे हो, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन आती है, चाहे वो मुफ्त अनाज हो, चाहे वो फ्री हेल्थ केयर हो, चाहे वो फ्री एलपीजी हो, कुछ भी चीज हो, हायर एजुकेशन हो, हाउस हो, आवास योजना है, जल योजना है, ये सब चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मनरेगा की वेजेस है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी तो ऑलरेडी है और ये दुनिया में हर जगह होता है। ठीक है, बट सर इसका फायदा मुझे तो नहीं लग रहा ना, वो दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये जो गैप है वो तो बढ़ते ही जा रहा है, रिच होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है। और आज के टाइम पे तो अनएम्प्लॉयमेंट की तो इतनी ज्यादा इशू हो रहा है कि यूथ के पास तो जॉब्स भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है सिस्टम की। देखिए, रिच होता जा रहा है सिस्टम। अब इसमें सिस्टम की गलती भी कैसे है भी और नहीं भी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो, अब अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, चाइना ने एक जनरेशन में पॉवर्टी खत्म कर दी। बिल्कुल, एक जनरेशन में, एक जनरेशन का पीरियड कितना लंबा होता है? 20, 25, 30 साल होता है। 30 साल, ठीक है, 30 साल होता है एक जनरेशन में। एक जनरेशन में उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर ली, इकोनॉमी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टॉप क्लास है, उन्होंने दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज है, उन्होंने अपना डिफेंस यूएस के टक्कर का अगर उससे ऊपर नहीं तो उतना कर लिया, अपनी जीडीपी सेकंड लार्जेस्ट कर ली, और पॉवर्टी भी एलिमिनेट कर दी। मतलब पांचों चीजें उन्होंने एक जनरेशन में कर दी। अब लोग बोलेंगे डिक्टेटरशिप है, जो मन में आता है करते हैं, वो सब ठीक है, वो सब डिबेटेबल चीज है, लेकिन उन्होंने ये चीज कर दी। अब वो कैसे करी, ये समझने वाली बात है, केस स्टडी है कि आपने पॉवर्टी को एक जनरेशन में कैसे खत्म करा। पॉवर्टी को खत्म कैसे किया जाता है कि आप ये देखते हो भाई, इवेंचुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जैसे हम बोल रहे हैं, रॉबिनहुड अप्रोच जैसे हम बोल रहे हैं, ये कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? आप आज की डेट में भारत सरकार जो है वो 800 मिलियन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। हाँ, वो कोविड टाइम से चल रहा है अभी तक। वो बीच में डिसकंटिन्यू हुआ था पिछले साल, मतलब इलेक्शंस की वजह से सरकार लाई होगी, लास्ट ईयर से फिर से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। मतलब 80 करोड़ लोग भारत में आज भी ऐसे हैं जो कि 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको फ्री में मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम इकोनॉमिकली ग्रो भी कर रहे हैं। अब जिनको आप मुफ्त में अनाज बांट रहे हो आज की डेट में, उसकी कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? आप और हम जैसे लोग, टैक्स पेयर। तो वही मैंने बोला, टैक्स पेयर कर रहे हैं, वो बर्डन तो हम पे आ रहा है। अब बात ये है कि अब उन लोगों को आपने जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा, कब तक करोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्या हमेशा करते रहोगे? कब तक करोगे? ठीक है, जब सब्सिडी दी जाती है तो एक रीजन की वजह से दी जाती है कि हम आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को एम्पावर करो ताकि आप इस सपोर्ट के दायरे से निकलो। अब भारत में प्रॉब्लम यह है कि लोग उसी दायरे में रहना चाहते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ज्यादा लोग उसमें आना चाहते हैं। इसमें दोनों चीजें आती है। ठीक है, इसमें आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो हर चीज के लिए, चाहे वो फ्री हेल्थ हो, चाहे वो फ्री एजुकेशन हो, चाहे वो फ्री फूड हो, चाहे वो फ्री जॉब हो, फ्री सैलरी हो,
कोई भी चीज हो, कोई किसी भी तरह की सब्सिडी हो, इनफैक्ट रिजर्वेशन भी, आरक्षण भी एक ऐसी चीज है जहां पे लोग और ज्यादा लोग रिजर्व कैटेगरी में आना चाहते हैं। ठीक है, आज की तो ये मतलब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। पर जो रिजर्वेशन की आपने बात करी सर, उसको हम थोड़ा साइड रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, मतलब तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसमें अब ये है कि गवर्नमेंट को पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। पॉवर्टी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? एम्प्लॉयमेंट देके। एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, जिससे आप लोगों को फोर्स करो कि काम करो, उसको बोल काम कर, जो चाइनीज ने बोला। चाइनीज गवर्नमेंट ने फोर्स करा काम करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेबर सेक्टर है, हाँ ज्यादती हुई होगी लोगों के साथ, फोर्स करा होगा, सुसाइड भी होते हैं, उसका अपना डिसएडवांटेज है, लेकिन कम से कम वो इंसान आज की डेट में अपना खुद कमा रहा है, खा रहा है और अपने परिवार को खिला रहा है, जो कि भारत में नहीं। बट सर, गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने इतनी सारी स्किल इंडिया क्रिएशन, ठीक है, और आपका मेक इन इंडिया, वो उसी टर्म्स पे स्टार्ट तो की थी ना, कि ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। क्योंकि स्किल आप जिस हिसाब से कह रहे हो कि हमारे लोगों को काम करना पड़ेगा, उस काम को करने के लिए तो ये स्कीम्स लेके आए थे, ताकि ज्यादा हम काम करवा सके अपने लोगों से, ताकि कुछ ना कुछ वो काम करके ऐसी स्किल अपने में डेवलप करें और वो बाद में इंडिया की ग्रोथ में हेल्प आउट कर जाए। बट मुझे लगता है कि ये इतना काम कर नहीं पाया है, उल्टा डिपेंडेंट ज्यादा हो रहे हैं। भाई आप ये देखिए ना, आप गवर्नमेंट का 10 साल का ग्राफ देखो, 10 साल हुए गवर्नमेंट को। 2014 में जो आप स्कीम्स का नाम बता रहे हैं, 2014, 15, 16 में आई है, 2024 में हम बैठे हैं। बीच में 2-3 साल कोविड के चले गए, कोविड खा गया 2-3 साल। तो तब से लेके अभी तक जितना इम्पैक्ट दिखा है, जितनी जॉब्स दिखी हैं, जैसा मैंने बताया, चाइना ने ये काम एक जनरेशन में करा है। और चाइना एक मतलब एक एनार्की है, एनार्की, मोनार्की, आप कुछ भी कहें, डिक्टेटरशिप। अब वो काम इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में करने में टाइम लगेगा। अब मेक इन इंडिया अगर आप करेंगे तो मेक इन इंडिया में टाइम तो लगेगा। बिल्कुल। आप इंडिया में बनाएंगे और उसमें 10 तरह के चैलेंजेस होते हैं। लैंड एक्विजिशन इतना बड़ा चैलेंज होता है, उसके बाद क्लियरेंसेस लेना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, फिर फैक्ट्री बनाओ, फिर उतने आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, और ऐसे हजारों की तादाद में फैक्ट्रीज बनाइए जिसमें उतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो मेरा कहने का तो वही है कि गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है कि हम अपनी जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन को यूज करके और अपने आप को उस तरह से लेके आगे जाएं कि ताकि इंडिया को भी ग्रोथ मिल सके। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि चल रहा है वो काम तो ऑटोमेटिकली, अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली तो कर रही है वो उसी चीज पे काम कि क्रिएशन हो, स्किल क्रिएशन हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। तो अब उसी चीज में सर मेरा जो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आजकल जो पॉलिटिशियंस है फ्री बीज पे बड़ा काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में देखें तो केजरीवाल जी ने 2100 रुपए के आसपास कोई स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, कि हम हर गृहिणी को 2100 रुपए देंगे, ठीक है, और फ्री वाली चीज जो चल रही है वो चल रही है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये चीजें काफी इम्पैक्ट करेंगी हमारी इंडियन ग्रोथ को। आपका क्या कहना है इस पे? ऑलरेडी कर रही है ना, ऑलरेडी कर रही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का बर्डन देखें तो 1.5-2 लाख करोड़ का बर्डन, कम से कम इतना बर्डन है। उसके ऊपर भारत सरकार ने पीएम किसान योजना जो है इम्प्लीमेंट करी। ठीक है। अब पीएम किसान योजना क्या है कि जी आप 6,000 रुपए हर किसान को देंगे। ठीक है। ये बिल्कुल यूएस में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे पीएम किसान एक्चुअली वही चीज है, ऐसा मुझे लगता है। वहां तो खैर यूनिवर्सल बेसिक इनकम सब सारे सिटीजन्स को है, इररिस्पेक्टिव कि जो अमीर है गरीब है सबको मिलता है। यहाँ पे हर टाइप के किसान को मिल रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस चीज की रिक्वायरमेंट थी नहीं। ठीक है। जब आपने किसानों को हर तरफ से कवर करा हुआ है, चाहे उनकी प्रोक्योरमेंट हो, इनपुट्स हो, हर चीज पे सब्सिडी है, सीड्स पे भी, फर्टिलाइजर पे भी, इंसेक्टिसाइड पे भी, हर चीज पे सब्सिडी है। उसके बाद आप उनको प्रोक्योरमेंट पे एमएसपी भी देते हो, फिर आप एपीएमसी मंडी का भी उनको अपॉर्चुनिटी देते हो खरीदने का। उसके बाद अगर उनका क्रॉप किसी वजह से खराब हो जाए तो आप फसल पे बीमा भी देते हो, बीमा योजना भी है। ये सब चीजें हैं। और इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारी गवर्नमेंट जो है फार्म लोन भी वेव कर देती है। इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद भी अगर आपको पीएम किसान जैसी स्कीम की जरूरत पड़ रही है तो उसका मतलब आप सब्सिडी का बर्डन जो है बढ़ा रहे हो। तो जाहिर सी बात है बर्डन तो पड़ेगा ही। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट करेगी तो रीजनल पार्टीज भी करती हैं अपने अपने हिसाब से, क्योंकि रीजनल पार्टीज ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 10 चीजें बोली हुई होती है। बिल्कुल। सारी गवर्नमेंट्स करेंगी। तो
एक चीज और सर मैं पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली मैंने लाइक जब रशियन यूक्रेन वॉर जब पीक पे था तब एक न्यूज आ रही थी कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो कम हो गए हैं, बट तभी भी हमारे इंडिया में पेट्रोल के जो और डीजल के जो प्राइसेस थे वो हाइक पे थे, लाइक 100 रुपया अभी भी लीटर है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। पर अगर हम उसका बाइफर्केशन देखें तो उसमें 50% के आसपास तो मेरे हिसाब से टैक्स रहता है। तो मुझे लगता है कि और सारी इकोनॉमी हमें पता है कि वो ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड रहती है। अगर डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो सीधी सी बात है वो रोड जो रिसोर्सेज हैं वो भी महंगे होते चले जाएंगे। तो इतना टैक्स इस पे क्यों है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए 50% से ज्यादा ही टैक्स है ट्रांसपोर्ट क्रूड बोलते हैं उसे। हाँ, crude। तो क्रूड ऑयल पे 50% से ज्यादा ही टैक्स है। स्टेट और सेंटर अगर दोनों के टैक्सेस आप मिला लें तो टैक्सेस 60-70% तक भी चले जाते हैं। क्रूड की कॉस्ट पर से तो कम है लेकिन टैक्सेस उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट से ये एक स्पेसिफिक चीज है जो कि प्रोडक्ट है, गुड है, जिसके ऊपर टैक्सेशन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी के जरिए ली नहीं। मतलब जीएसटी के दायरे से बाहर रखा पेट्रोल को भी, क्रूड को भी और अल्कोहल को भी। ठीक है। दोनों ही चीजें बाहर है। मतलब दोनों ही चीजों पे टैक्स जो है वो वैसे ही लगा करेगा जैसे प्री जीएसटी रेजिम में लगता था। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती है। ठीक है। और मल्टीपल टैक्सेस है। क्रूड को आपने रिफाइन करा, कच्चा तेल तो यूजेबल है नहीं, तो आप रिफाइन करोगे तो रिफाइन करने पे वो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आती है। मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स लगता है एक्साइज, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है पहले। उसके बाद वो अगर सेम स्टेट में बिके तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, और स्टेट्स में बिके उसके ऊपर वैट लगता है। वैट को पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कुछ स्टेट्स वैट कम लेती हैं, कुछ स्टेट ज्यादा वैट लेती है। तभी आप देखोगे पेट्रोल के दाम हर स्टेट में अलग अलग वेरी करते चले जाते हैं। हाँ। आप दिल्ली से निकल के राजस्थान जाएंगे, तेल 107-108 रुपए लीटर पहुंच जाएगा। साउथ की तरफ जाएंगे और महंगा 115 रुपए लीटर पहुंच जाएगा, गोवा, केरला। तो इस तरीके से वो टैक्सेस का जो रेट है वो स्टेट्स के हाथ में है। मतलब सेंटर ने भी अच्छे खासे टैक्सेस लगाए हैं, स्टेट ने भी लगाए। ठीक है। तो इसी वजह से क्रूड को सरकार का कैश काउ माना जाता है कि ये तो मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो ये हमें टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन देगी। तो सर इससे मिडिल क्लास पे ही तो ज्यादा बर्डन सारी क्लासेस पे होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से जैसे आपने खुद बोला पूरी इकोनॉमी कनेक्टेड है। सब कुछ महंगा हुआ, सब कुछ जब महंगा हुआ तो सब कुछ कंज्यूम करने वाले तो हर इंसान है। पिरामिड में हर एक इंसान है, टॉप बॉटम और टॉप मिडिल और बॉटम। अगर सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उस महंगाई का बर्डन सबके ऊपर आ रहा है। बट सर आप देखो ना कि जो हमारे जो सबसे नीचे वाले बिलो है वो ऑलरेडी हम पे डिपेंडेंट है मिडिल क्लास पे, और जो अपर क्लास है उनको इतना फर्क पड़ता नहीं कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। तो मेरा सिर्फ कहने का सेंस ये है कि जो भी प्राइस बढ़ते हैं तो वो ज्यादा बर्डन सिर्फ मिडिल क्लास पे तो आता है ना, पुअर क्लास पे आता है। पुअर क्लास पे हाईएस्ट बर्डन बीपीएल अच्छा और मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन लोगों पे आता है। ये डिपेंड करता है कि कैटेगरी ऑफ गुड्स आप कौन से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जो पुअर क्लास है, अगर देखिए खाना पीना तो सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है। रिच क्लास पे कितना भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो उन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अपर मिडिल क्लास पे भी कम फर्क पड़ेगा। मिडिल, लोअर मिडिल और पुअर क्लास पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो बेसिक चीजें हैं, जो खान पान है, रहन सहन है, जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो, तब एटलीस्ट बेसिक चीजें, इतनी ठंड है नॉर्थ इंडिया में तो आप सर्दी के कपड़े भी खरीदोगे। बिल्कुल। अब चाहे आप कितने ही सस्ते कपड़े क्यों ना खरीद लो, ट्रांसपोर्टेशन तो करा ही जाता है कपड़ों का भी, हर चीज का, तो वो भी चीज महंगी होगी। तो उसका बर्डन ज्यादा है गरीब इंसान पे पड़ेगा। अगर हर इंसान चाहता है कि वो अपने बच्चों को दूध तो कम से कम पिला सके, तो दूध की थैली आप खरीदेंगे, आज आप दूध देखिए 70 रुपए किलो हो गया है, 65-70 रुपए किलो पे चल रहा है। तो वो सबके लिए सेम है। तो आप खुद सोच के देखो कि इसका बर्डन सबसे ज्यादा पुअर क्लास पे पड़ता है। बिल्कुल। मिडिल क्लास पे बर्डन पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन मिडिल क्लास पे उतना बर्डन नहीं है। तो सर जो ये हमारा एट ए टाइम पर टैक्सेशन सिस्टम है, जैसे मिडिल क्लास पे आ रहा है प्रेशर,
कॉरपोरेट्स पे भी रहता है, तो कोई हम ऐसा कोई सिस्टम हम अपना नहीं सकते ताकि इसको एक लेवल पे लाके हम छड़ सकें कि मिडिल क्लास पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आए और कॉरपोरेट्स पे भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो सके? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में तो आप नहीं कर सकते। अच्छा। इनडायरेक्ट टैक्स फ्लैट रेट पे होता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गुड या सर्विस पे जो टैक्स रेट है वो सबके लिए सेम रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स पे तो ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स पे मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स, मान लीजिए भारत अभी क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। प्रोग्रेसिव का, हाँ, इनकम के हिसाब से जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हो इनकम में, वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता जाता है। ठीक है। 0%, 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो जो हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट में आता है वो 30% टैक्स देता है, प्लस सेसेस होते हैं, सरचार्ज होते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी इनकम क्या होती है, इसके हिसाब से टैक्स जो है वो डिसाइड किया जाता है। अब बात ये है कि क्योंकि आप जो हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आता है, या इनफैक्ट जो नीचे भी आता है 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख वाली जो ब्रैकेट में आता है, उसको भी लगता है कि वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, 15-20% टैक्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो वो उसको लगता है मैं क्यों पे करूं। बिल्कुल। तो टैक्स एवेजन बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है अगर स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स पूरे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस करके 20% कर दे, मतलब जो अभी इस वक्त 30-35% टैक्स कैटेगरी में आ रहे हैं वो भी 20% में आ जाए, तो उनको भी टैक्स पे करना खलेगा नहीं। बिल्कुल। एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स होगा, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स आप रख दीजिए, और वो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स सबसे चार्ज करिए। डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एटलीस्ट जो हाई इनकम ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स हैं, अगर आप वो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स करोगे तो वो पिंच भी नहीं करेगा, और टैक्स देने वाले ज्यादा लोग होंगे। बिल्कुल। टैक्स एवेड करने वाले कम लोग होंगे। और इसमें गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग भी ये करनी पड़ेगी कि जो ब्लैक मनी जनरेट करते हैं उस ब्लैक मनी का जनरेशन रोका जाए। बिल्कुल। क्योंकि टैक्स एवेजन इसलिए होता है, टैक्स एवेजन होता है क्योंकि आप अपनी इनकम पे टैक्स नहीं भरना चाहते, और जिस इनकम पे आप टैक्स एवेड करते हो वो बन जाता है ब्लैक मनी। बिल्कुल। तो ब्लैक मनी को भी टैकल करना गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ब्लैक मनी को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है। जैसे आपने ब्लैक मनी की बात करी, तो आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जितने भी वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो दुबई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि दुबई में आपको पता कॉर्पोरेट टैक्स है नहीं और पर्सनल इनकम पे भी टैक्स बिल्कुल जीरो है। तो जो दुबई ने ये टैक्सेशन मॉडल अपनाया हुआ है, क्या इंडिया इसको अपना सकता है? देखिए, दुबई, आप सबसे पहले ये समझो कि दुबई में टैक्स क्यों नहीं है। दुबई, यूएई या कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री आप ले, कोई भी सऊदी का एग्जांपल ले, कुवैत हो गया, कतर हो गया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी टैक्स इनकम से चलती नहीं है। अच्छा। उनकी इकोनॉमी चलती है ऑयल से। ऑयल से, हाँ। तो ऑयल पे वो पैसा कमाते हैं। तो जितना उनका इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, जो एक गवर्नमेंट चलती है, कंट्री चलती है, सब कुछ जो वो चला रहे हैं वो ऑयल की इनकम से चला रहे हैं, इसलिए उनको टैक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी कंट्रीज के पास तो ऐसे ऑयल की बरकत है नहीं, तो वो कंट्रीज कैसे चलेगी? उनको तो टैक्स चार्ज करना पड़ेगा ना। आपको इवेंचुअली एक सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। अब उनके पास मान लीजिए अब तेल खत्म हो रहा है, यूएई के पास तेल खत्म हो जाए अगले 100 साल में, तो वो भी टैक्स रेट बढ़ा देंगे। ठीक है। कहां से इनकम कमाएंगी? गवर्नमेंट जो है वो इनकम कहां से कमाएगी? ठीक है। टैक्स तो चाहिए। तो उनका मतलब एक पर्टिकुलरली मतलब रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स होता है, वहां से वो पैसा लेते हैं ताकि हम अट्रैक्शन कर सके बाहर वाले लोगों को कि वहां से आए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल सही बात है। दुबई ने ये चीज करके दिखाई है। मतलब पूरे ही यूएई में अगर आप देखो, सब लोग अट्रैक्टेड है बिल्कुल यूएई की तरफ। यूएई जो है वहां पे सारी टॉप कंपनीज, एमएनसीज है, काम करने के लिए बहुत लोग यूएई जाते हैं। इसलिए भी जाते हैं क्योंकि टैक्सेस वहां पे बहुत कम है, ना के बराबर है, तो सेविंग ज्यादा होती है। तो और एक डेवलप्ड शहर के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक बड़ा क्लीन लाइफस्टाइल है, प्रॉपर एयर है, आपको सब कुछ मिलेगा दुबई में। बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर शहर बना रखा है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने किया है, जो उनके पास रिसोर्सेज उपलब्ध है उन्हीं से उन्होंने किया है। और टैक्स चार्ज करने की जरूरत क्यों नहीं है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। हाँ, बिल्कुल। तो सर, अभी आपने टैक्सेशन के बारे में काफी चीजें बता चुके हो और हमने काफी डायमेंशंस को भी कवर कर लिया है। तो सर, आप इंडिया का फ्यूचर कैसे देखते हैं एज अ सुपर पावर?
इंडिया ऑलरेडी है सुपर पावर। या इट्स आगे आने वाले टाइम में और आगे जाएगा इंडिया, जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता इंडिया को। ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है, आप आगे की तो मैं बात नहीं करता, पिछले 20 इयर्स देखिए, पिछले 20 साल में अगर 3-4 साल छोड़ दिए जाए, ठीक है, जैसे डीमोनेटाइजेशन का साल छोड़ दीजिए, कोविड वाला साल छोड़ दीजिए, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुई थी, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे 2009-10 में कुछ हल्का इम्पैक्ट पड़ा था, अगर इन 3-4 साल को छोड़ दीजिए तो इंडिया पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। बिल्कुल। और जिन सालों में हम फास्टेस्ट नहीं है, उन सालों में भी हम सेकंड या थर्ड या फोर्थ फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहे होंगे। बिल्कुल। तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया इज द फ्यूचर। इंडिया की तरफ ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। पहले होता था, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, और इनफैक्ट अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, स्वदेश पिक्चर आई थी, स्वदेश, शाहरुख खान की मूवी थी स्वदेश। उसमें दिखाया ये है कि वो इंडिया वापस आता है अपने, और वो बड़ा अच्छा उसमें डायलॉग है कि गो लाइट योर बल्ब, कि आप जाइए अपने गांव में बल्ब जलाइए। तो वो वापस अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि भारत में प्रॉब्लम्स बहुत है। उस फिल्म को 20 साल हो गए। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके डायरेक्टर जो आशुतोष गोवारिकर है, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, 20 इयर्स ऑफ स्वदेश। आज की डेट में लोग उसी तरीके से एनआरआईज या जो बाद में अमेरिकन सिटीजन या किसी और देश के नागरिक भी बन गए हैं, वो क्यों वापस खींचे चले आ रहे हैं? एनआरआईज आर कमिंग बैक टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में अब वो प्रॉब्लम्स देख के नहीं आते, अब वो अपॉर्चुनिटी देखकर आते हैं। टॉप 1000 स्टार्टअप्स में से अगर आप पूरी दुनिया के टॉप 1000 स्टार्टअप्स ले, सिर्फ स्टार्टअप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, काफी हद तक एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब वो नंबर अगर 100 से ऊपर भी हो तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, वो इंडिया से निकल कर आता है। अच्छा। जितने यूनिकॉर्न्स का मतलब है $1 बिलियन कंपनीज जो स्टार्टअप्स इंडिया में बनती है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं बन रही है। जितने स्टार्टअप्स इंडिया में लिस्ट हो रहे हैं, उतने दुनिया में कहीं लिस्ट नहीं हो रहे। तो बताइए इंडिया कोई क्यों नहीं आएगा? तो इसका मतलब इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है, और जो काम आप आज करोगे उसका इफेक्ट आपको 5-10 साल बाद दिखेगा। बिल्कुल। तो 5-10 साल बाद आपको जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव ही दिखेगा, नेगेटिव तो दिखेगा नहीं। ठीक है। अब जब पॉजिटिव दिखेगा तो आप आगे ही बढ़ोगे। तो आपकी इकोनॉमी अगर अभी 4 ट्रिलियन है, तो फिर वो 4.2, 4.4, 4.8, 5, 6 ऐसे करके बढ़ेगी। ठीक है। तो $5 ट्रिलियन का सपना जो है वो कोई बहुत दूर नहीं है। तो सर, अभी आपने स्टार्टअप की बात करी, जैसे अभी आपने बताया सर, DPIIT के अकॉर्डिंग हमारे देश में 1,27,000 टोटल स्टार्टअप्स हैं, और उसमें से अभी रिसेंट डाटा के मुताबिक 110 यूनिकॉर्न्स हैं। जो रिसेंटली यूनिकॉर्न बनी थी वो शायद फिजिक्स वाले ही थी। बट जितने स्टार्टअप्स है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स एट अ टाइम पे लॉस मेकिंग पे है। और मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप्स एट अ टाइम पे खुल रहे हैं, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फंडिंग पार्ट। तो आपका क्या व्यूज है इस पे, मतलब कि इंडिया स्टार्टअप हब बनेगा या नहीं? क्योंकि आपने ये तो बताया कि स्टार्टअप खुल रहे हैं, बट आप एक चीज जो आपने मिस करी वो ये था कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर इन लॉस मेकिंग। इंडिया स्टार्टअप हब ऑलरेडी है। तो स्टार्टअप्स लॉसेस में क्यों है? आप पहले इस चीज को एनालाइज करो। ठीक है। कोई भी कंपनी जब स्केल और ग्रोथ बहुत फास्ट टारगेट करती है, तो उस कंपनी की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई होती है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर आपकी हाई रहेगी, तो आपकी कंपनी में खर्चे जो है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा रहेंगे, मतलब खर्चा जो है आमदनी से ज्यादा होगा। ठीक है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आप नुकसान में होगे। इस वजह से स्टार्टअप्स को फंडिंग चेज करनी पड़ती है। ठीक है। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, अभी भी है, वो बिजनेसेस बने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 50, 60 इयर्स, 100 इयर्स। ठीक है। 100 साल में, 50 साल में, 60 साल में। स्टार्टअप्स जो है वो बने हैं 3, 4, 5, 10 साल में। तो जो चीज हासिल करी है लेट्स से रिलायंस ने 60 साल में, या बिरलाज ने 100 साल से ऊपर हो गए, टाटाज ने 100 साल से ऊपर हो गए, वो जोमैटो ने हासिल करी है 10-12 साल में। अच्छा। तो 10-12 साल में अगर आपको वो स्केल हासिल करना है तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आपको लोगों को उसकी आदत लगानी है। एक बार लोगों को आदत लग गई तो उसके बाद आप ऊपर ही जाओगे। फिर जो आपने 10 साल में नुकसान खाया है वो आप 2-3 साल में रिकवर कर लोगे। प्रॉफिटेबल होना
बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको कोई ऐसा फंडिंग एजेंसी चाहिए जो आपको कम से कम 8-10 साल सपोर्ट करे, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो पाओ। ठीक है। उतने 8-10 साल का पेशेंस बहुत कम लोगों में होता है। तो जितनों ने पेशेंस दिखाया है हिस्टोरिकली, आप देखिए वो स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल है। ठीक है। तो सर ये हमने लाइक टैक्सेशन सिस्टम पे भी बात कर ली, सीए एज अ करियर की भी बात की, और अभी स्टार्टअप के बारे में भी आपने एक बताया है। अब थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ चलें। बिल्कुल। तो सर आप एक सक्सेसफुल सीए थे, फिर आप इंक्लाइन हुए थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ, तो ऐसा क्यों, मतलब आपको क्यों लगा कि आप यूपीएससी के लिए बने हो? यूपीएससी एज एन एस्पिरेंट और एज एन एस्पिरेंट? या एस्पिरेंट की तरह तो जैसे आप अट्रैक्ट हुए हो। अच्छा। यूपीएससी की तरफ अट्रैक्ट होना तो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। मतलब मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं था कि कोई लाइफ लॉन्ग ड्रीम था या मैंने कभी कॉलेज के टाइम से देखा हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे एक बार ट्राई करना था यूपीएससी, मुझे ट्राई करना था, ये एक्सपीरियंस करना था देख के कि किस तरीके से लोग जो है वो तैयारी करते हैं और इवेंचुअली इसका रिजल्ट जो है वो कैसे बेनिफिट कर सकता है। अच्छा। सोसाइटी को भी, और मेरा कॉन्फिडेंस उसमें किस तरीके से, मतलब हाउ कैन आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट बाय बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। बिल्कुल। क्योंकि जब तक, मुझे ऐसा लगता है, जब तक आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कैसे दूसरों की सेवा करोगे? बिल्कुल। अगर आप ही अंडर कॉन्फिडेंट हो या आपको अपने ऊपर ही डाउट है, तो आप दूसरों की क्या सेवा कर पाओगे? तो इस कारण से मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट करा और बहुत बहुत मजा आया। 2 साल की मेरी जर्नी रही है, 2 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं। ठीक है। 1 इंटरव्यू दिया है। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और इस चीज को लेकर मैंने काफी बहुत सीखा मैंने उन 2 सालों में। ठीक है। मतलब मैंने, अब मेरी जो एजुकेशन जर्नी है उस जर्नी में मैंने बहुत सीखा। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट 4.5 साल की जर्नी थी, उसमें मैंने बहुत लर्निंग करी, और फिर एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट मैंने बहुत लर्निंग करी। बहुत मजा आया 2-2.5 साल तैयारी करके। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर स्टूडेंट अगर यूपीएससी की तैयारी करेगा तो उसको एटलीस्ट एक वर्ल्ड व्यू मिलेगा। बिल्कुल। हर चीज का, और उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि अब मुझे ये करना है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए सक्सेस के चांसेस तो लिमिटेड है काफी, और वो हर कंपेटिटिव एग्जाम की यही कहानी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सीए में रिजल्ट बहुत ज्यादा है। सीए फाइनल का भी रिजल्ट कुछ चंद हजार लोग ही बनते हैं उसमें। 1000-2000 लोग हर अटेम्प्ट पे सीए बन रहे हैं, तो उसका भी परसेंटेज अगर आप निकालेंगे 0.00 कुछ % आएगा। तो आपको बहुत सारे रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। अब आज की डेट में आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, कोई सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट खोलकर बैठा है, कोई टीचिंग जॉब में है, मैं खुद टीचिंग जॉब में हूँ। बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डाइवर्सिफाइड फील्ड्स को ऑप्ट करा है। वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनका दिमाग उतना खुला हुआ है या एक्सपोज्ड है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। वो 1-2 साल की स्ट्रगल, मुझे लगता है सब लोगों को स्ट्रगल के थ्रू गुजरना चाहिए। तो सर कोई अगर सीए है और वो बच्चा यूपीएससी में आना चाहता है, तो क्या उसका रोड मैप होना चाहिए? पढ़ाई शुरू करिए जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। सीए से यूपीएससी की जर्नी ऐसा है कि देखिए, कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, सीए हो, इंजीनियर हो, स्पेसिफिकली आपने सीए पूछा है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप समझो जर्नी क्या है, सिलेबस को समझो, स्टडी करो। मैं बोलता हूँ स्टडी करो। स्टडी करने का मतलब सिर्फ लाइन पढ़ना नहीं है, आप उसे डिटेल में एनालाइज करिए। ठीक है। 10-15 साल के क्वेश्चंस देखिए। आजकल तो चीजें इतनी आसान हो गई हैं। जब मैंने करा था 2011-12 में, तब तो सोर्सेज इतने नहीं थे, यूट्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब। तो उस टाइम पे, अब आज तो आप टॉपर्स इंटरव्यूज हो गए हैं, फैकल्टीज इतनी सारी अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेंटरशिप अवेलेबल है, आप काउंसलिंग इतनी बढ़िया अवेलेबल है, आप जाइए काउंसलिंग लीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले स्टडी करो कि आपका क्या रीजन है यूपीएससी करने का। जब तक आपका वो रीजन सही तरीके से डिफाइन नहीं होगा, तब तक आपको यूपीएससी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एक बार आपका रीजन डिफाइन हुआ, आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आई वांट टू बिकम पावरफुल, वो भी एक रीजन हो सकता है कि मुझे पावर चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पावर चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पावर लेने का, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है कि अगर आप पावर लेने के लिए अगर आप बन रहे हो,
आपका रीजन ठीक होना चाहिए। रीजन वो नहीं होना चाहिए जो रीजन जो है अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि भाई पेरेंटल प्रेशर है, ये कोई रीजन नहीं होता। ठीक है। पेरेंटल प्रेशर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं, यूपीएससी तो बहुत मुश्किल है क्रैक करना, अनलेस अनटिल कि स्टूडेंट बहुत ब्राइट हो या बहुत कमिटेड हो। अननेसेसरी प्रेशर में कोई काम नहीं हो सकता, बिल्कुल, इट कैन नॉट हैपन। तो बेटर ये है कि आपका रीजन क्लियर हो। अगर आपका रीजन क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो आप फिर उसके बाद आके सबसे पहले सिलेबस को स्टडी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, कुछ टीचर्स से बात करें, काउंसलिंग ले इंस्टीट्यूट्स में जाके, और फिर आप एक फिगर आउट करें आपका पाथ क्या है। अब तो आपको आज की डेट में मेंटरशिप इतनी अच्छी अवेलेबल है कि आपको पूरा वो पाथ खुद ही बना के देंगे कि आपको किस किस तरीके से बेसिक से स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी कवरेज करनी है, कब से कोचिंग ज्वाइन करनी है। अगर आप सीए फील्ड से हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज करेंगे। ठीक है, कि वो करना तो वही चाहिए, तो आप वो चूज कर सकते हैं और फिर इस तरीके से आप जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई। ठीक है सर, हर कोई सक्सेस के पीछे तो भागता है, सब ये सोचते हैं कि मैं एसडीएम बन जाऊंगा या मैं डीएम बन जाऊंगा, बट कोई ये बात नहीं करता कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा। और जैसा अभी आपने बताया कि अल्टरनेटिव्स होते हैं, बट फिर भी एक बच्चे जब वो नहीं हो पा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया, बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है एक टाइम पे। तो कुछ आप ऐसा कुछ मोटिवेशन देना चाहोगे बच्चों को, या कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे उनको लगे कि हर चीज सिर्फ रिजल्ट नहीं होती, उससे भी आगे चीजें अवेलेबल हैं? देखिए, डार्कनेस होना और डीमोटिवेटेड फील करना, डर लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको ना ग्राउंडेड रखता है, हम्बल रखता है। सुन रहे हो स्टूडेंट? मतलब अगर आप थोड़ा डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने अपने करियर को सीरियसली लिया है, तभी आपको डर लग रहा है। ठीक है, वो आपको ग्राउंडेड रखेगा। डरना भी जरूरी है और रोना भी जरूरी है। डिप्रेशन होना, बहुत डार्क डेज होंगी, तभी मैं बोलता हूँ रात को कभी मत पढ़ा करो, क्योंकि रात के टाइम तक होते होते वैसे ही डिप्रेशन होने लग जाता है, दुनिया सो जाती है, आवाज होती नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब आप डिप्रेशन में जा रहे हो। ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप इन सब चीजों को ओवरकम करते हुए आपने यूपीएससी की तैयारी अपने मायने में 100% डेडिकेशन के साथ करी है, बिल्कुल, और फिर भी किसी वजह से आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है, तो आपके पास और 1000 रास्ते खुलेंगे। ये मुझे या आपके या किसी और के बताने से आपको नहीं पता चलेगा। आपके पास इतने रास्ते हैं जो कि किसी को, अब मुझे नहीं पता था कि मैं यहां बैठा हूँ आपके सामने इस तरीके से बात कर रहा हूँ। आपके मुकुल सर हैं और सब हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, और आप इस चैनल पे और भी कई लोगों को देखेंगे जो शायद पहले कभी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास ऑप्शंस दुनिया में खत्म हो गए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शंस है तो आप यूपीएससी की तैयारी में एफर्ट कम डालो। आप इस वक्त अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका होल एंड सोल फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और इसको मैं हमेशा कंपेयर करता हूं एक एथलीट की लाइफ से। एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लाइफ आप देखिए क्या है। बिल्कुल, एक एथलीट है जो कि इंडिया का बेस्ट होता है। जो इंडिया का बेस्ट होता है वो रिप्रेजेंट कहां करता है? ओलंपिक में या किसी इंटरनेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट करता है, जहां पे हर कंट्री के बेस्ट आए हुए होते हैं, उनके साथ वो कंपीट करता है। उसमें से एक बेस्ट चूज करा जाता है, जैसे गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। बिल्कुल। तो आप ये सोच के चलिए, पूरी दुनिया में से जो बेस्ट है उसमें से भी 3 बेस्ट चूज करे जा रहे हैं, उसमें से भी गोल्ड सबसे ऊपर है, जो नीरज चोपड़ा विन करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के जैवलिन थ्रोअर्स रहे इंडिया के वो वर्थवाइल नहीं है। बिल्कुल। और भी चीजें करते हैं, कोई अपनी कोचिंग एकेडमी खोलेगा, कोई अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेगा, कोई और बच्चों को ट्रेन करेगा। इसमें हमेशा एग्जांपल जो है मैं अजीत अगरकर का लेता हूँ। अच्छा। अजीत अगरकर इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सक्सेसफुल प्लेयर, और अच्छा। अजीत अगरकर जो है इंडियन टीम में आप उनको उतना नहीं देखोगे, ना ही टेस्ट फॉर्मेट में। अब आजकल के पता नहीं स्टूडेंट्स जानते हैं अजीत अगरकर को या नहीं, लेकिन जब पुरानी टीम खेला करती थी, सौरव गांगुली की टीम जब तक खेला करती थी, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण भी थे, लक्ष्मण थे, द्राविड थे, गांगुली थे, सचिन थे, ठीक है, और वेंकटेश प्रसाद हुआ करते थे, और ये युवराज और भज्जी हुआ करते थे। उस टीम की मैं बात कर रहा हूँ। अजीत अगरकर बहुत कम मैचेस खेले, लेकिन अजीत अगरकर जो है बहुत सक्सेसफुल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेला है, और उसके सिवा बहुत कामयाब कोच रहे हैं रणजी टीम्स के। अच्छा। हाँ जी, आज तक है। आज तक उनकी गाइडेंस मैटर करती है।
तो अब उनको इंडियन टीम में चांस कम मिला, इसका मतलब ये नहीं कि उनका करियर खत्म हो गया। बिल्कुल। लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज थी तो आपने वो अपॉर्चुनिटीज भी ली। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप सारे स्पोर्ट्स एग्जांपल ले लीजिए, कितने लोग मेडल जीतते हैं। एक आपको नीरज चोपड़ा का नाम पता है, एक पीवी सिंधु का नाम पता है, एक आपको मनु भाकर का नाम पता है, कितने लोगों का नाम पता है आपको। अब उसके आसपास इतने लोग हैं, सारे क्रेडिबल लोग हैं, सब कुछ ना कुछ करेंगे जीवन में, मुझे पता है। क्योंकि अगर आप क्रेडिबल हो, किसी वजह से आप नहीं क्रैक कर पाते हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका टैलेंट खत्म हो गया या आपकी मेहनत जो है आप नहीं कर सकते हो, आपका कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। हर इंसान का कोर कॉम्पिटेंस है, ढूंढने की बात है, आप ढूंढिए, निकलेगा। तो सर ने काफी मोटिवेशन दे दिया है। तो सर एक खत्म करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा। जैसे आप एक इकोनॉमिक्स के भी एजुकेटर हो, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो हार्ड सब्जेक्ट प्रीलिम्स के टाइम पे होता है इकोनॉमिक्स ही। अब जून में दोबारा से प्रीलिम्स आने वाला है, 25 मई का शायद इस बार जी। तो 25 मई को प्रीलिम्स भी है, और इकोनॉमिक्स वैसे भी बड़ी हार्ड रहती है टैकल करना। तो कुछ बच्चों को रिकमेंडेशन करोगे कि कैसे तैयारी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में? और अगर बाय चांस किसी बच्चे को आपसे पर्सनली कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो वो कैसे आप तक अवेलेबल हो सकता है? जी, देखिए, इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज जो मैं मिसकॉन्सेप्शन हटाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के दिमाग से, और स्टूडेंट कोई भी हो, इकोनॉमी का स्टूडेंट तो क्लास 11 का भी हो सकता है, ग्रेजुएशन का भी हो सकता है, यूपीएससी का भी हो सकता है। हम यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, डज नॉट मीन इट इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। टेक्निकल है तो आप उसे टेक्निकली समझिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए। प्रीलिम्स के लिए आपने जो टर्म, क्योंकि आप प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स का मतलब ही होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपके इकोनॉमिक्स का सवाल गलत हो जाए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा वेटेज रखता है प्रीलिम्स में। 100 में से 15 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं, ठीक है। मतलब 15%, और ये मैं लोअर साइड मान के चल रहा हूँ, 15% वेटेज आपका इकोनॉमिक्स से होगा ही होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में 15% वेटेज में से इजीली मेरे हिसाब से आप 10 से 12 सवाल सही कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। जो भी आपका सिलेबस है आप उसको चॉक डाउन करें, एक पेज पे लिखें प्रॉपर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स। एक सब टॉपिक को सबसे पहली चीज है आप एनसीईआरटी किताब से पढ़ना शुरू करें, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 दो एनसीईआरटी से, आप दोनों एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, तो आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी होना शुरू होगी कि जो आप पढ़ रहे हो उसका रेलेवेंस क्या है और वो एक्चुअली कहता क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन बताता हूं। हर इंसान एनसीईआरटी बोलता है, लेकिन उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि एनसीईआरटी में जो चीजें दी हुई है वो इस तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है कि वो किसी को भी समझ में आए। अब क्लास 11 की है तो क्लास 11 के स्टूडेंट के हिसाब से लिखी गई है, उसमें एग्जांपल्स भी वैसे दिए हुए हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। इसलिए आप वहां से स्टार्ट करें, और उसके बाद आप कुछ, जहां से आपने कोचिंग ली है, या तो आप उनके नोट्स पे आए या आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आए, और उन बुक्स को आप रेफर करें, और फिर उनसे आप थोड़ी अपनी प्रिपरेशन का लेवल एनहांस करें, ठीक है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट पे पढ़े उसकी किताब उठाइए, नोट्स उठाइए, पर अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करिए, ठीक है। और इस दौरान आप कम से कम 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। वो तो सबसे रामबाण है। अगर आपने 15 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आप यूपीएससी के बिल्कुल माइंड में घुस जाएंगे। यूपीएससी मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। मैंने यही चीज पढ़ी है, लेकिन इस चीज का एप्लीकेशन यूपीएससी इसी सेम टॉपिक को किसी और नजर से देख रहा है। तो अब मुझे ऐसे पढ़ना है। वो 15 साल के क्वेश्चन से गोल्ड माइन है आपकी तैयारी के लिए, और ये हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वो आपकी तैयारी को एक इस लेवल पे पहुंचाएगा जहां पर आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इकोनॉमिक्स के सवाल गलत होने की संभावना कम है, ठीक है। मतलब लेस देन 1% है, 99% आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात मुझसे जुड़ने की, बिल्कुल, मेरे सोशल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आने वाले टाइम में हमारे कई सारे कोर्सेज होंगे, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में सर का इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब चैनल भी होगा सर आपका जी, मैं उसको अटैच कर दूंगा, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई भी कोर्स वगैरह परचेज करना होगा, अगर इकोनॉमिक्स की ही टर्म्स में बात करें, तो वो सर से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो सर, इसको वाइंड अप करने से पहले एक रैपिड फायर राउंड हो जाए।
बिल्कुल। चलो, तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीए या यूपीएससी कौन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है? सीबीएसई। सीबीएसई। ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग? ऑफलाइन टीचिंग, हैंड्स डाउन। ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट टू टीच, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी? इकोनॉमिक्स। ठीक है। अगर आप सीए नहीं होते तो क्या होते? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। सर ये तो बताना पड़ेगा। सीए नहीं होता तो क्या होता? तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर होता। ठीक है। आई बैंकर होता मैं, एमबीए करके मैं कहीं इन्वेस्टमेंट बैंक पे होता। ठीक है। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। तो आज के शो में हमने सर से बात की सीए एज अ करियर, टैक्सेशन सिस्टम, स्टार्टअप कल्चर, और सर ने यूपीएससी के बारे में भी काफी सारे इंसाइट दिए हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालना, और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, ताकि उनको एक इंसाइट मिल सके कि उनको करना क्या है। तो मैं आज का शो यहीं समाप्त करता हूं, अगले शो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।